हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद ट्विंस 2। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स के पार्ट बी यानी कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स हमारा चल रहा था और उसी के क्रम में आज उसका कौन सा लेक्चर है? 14 लेक्चर है। ठीक है, 15 लेक्चर है। ठीक है, इतना हमने लेक्चर पढ़ लिया और आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ मास का क्या निकाला था? हमने फॉर्मूला निकाला था सेंटर ऑफ मास का, तो वो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद इसको देखेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास का हमने फॉर्मूला डिराइव किया था जस्ट इसके प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से, इसलिए आपको पहले वो याद होना चाहिए, तब ये आप वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं अभी मतलब भी समझाऊंगी कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अब चलिए मैं आपको थोड़ा बुक दिखा देती हूँ। बुक न्यूटोनियन, जैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स का ये बुक है। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने जस्ट देखिए ये जो सेंटर ऑफ मास, शायद आपको दिख रहा होगा, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ये हमने कल निकाल दिया था। इसी का फॉर्मूला हमने देखिए पीछे यहाँ पे जो लास्ट आया है, इसका लास्ट यहाँ पे है ये चीज़, यहाँ तक हमने कल निकाल दिया था। और आज का लेक्चर देखिए, यहाँ तक हमने कल क्या क्या सेंटर ऑफ मास में यहाँ तक हमने निकाल दिया था। और आज हम देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है कि सेंटर ऑफ मास मोशन, वही सेम है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि लाइन बाय लाइन हम हर एक टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप ये बुक लेंगे तो आपको एकदम जो मैं लेक्चर बता रही हूँ एकदम लगेगा कि इसी बुक्स में पढ़ा रही हूँ। पर मैं अदर्स बुक की हेल्प लेती हूँ जिससे कि मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा सकूँ, समझाने के लिए। पर मोस्ट ऑफ टाइम हम क्या कोशिश करते हैं, कृष्णा वाली बुक को ही यूज़ करते हैं। तो इसलिए अगर आपने बुक नहीं खरीदा तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कृष्णा वाली बुक खरीद लें। और अगर आपने इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला डिराइव किया था, यानी कि पूरा निकाला था, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला निकाला था, तो उसको पहले आप जाके देख लीजिए और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तब आके आप ये वीडियो देखिएगा। पर फिर भी अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है और आपको यही वीडियो पहले देखना है, तो मैं सेंटर ऑफ मास का थोड़ा सा जो फॉर्मूला है उसको लिख लेती हूँ कि सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या था। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या था? वो कुछ ऐसे था। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हम लोग आर से डिनोट करते थे, आर ऐसे बनाते हैं। ठीक है, आर, उसको लिखते थे आर सी एम, जो पीछे हमने इसको अच्छे तरीके से हमने डिराइव कर लिया है। ठीक है, क्या था? 1/m, और फिर क्या था ब्रैकेट में था m1 r1 प्लस m2 r2, और ऐसे डॉट 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 mn rn। ठीक है, होप आपको दिख रहा है, आर एन है। ठीक है, ये आर एन है। और ये क्या था? इतना हमने सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर पहले वो लेक्चर देख लीजिए, तब ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पर अगर आपको देखना है ये लेक्चर तो आप यहाँ से मैं आपको थोड़ा बहुत इसकी आइडिया दे देती हूँ कि इसमें m1 m2 और m है क्या। ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सेंटर ऑफ मास क्या, जैसे कोई बॉडी है वो बॉडी यानी कि पूरी भरी हुई बॉडी है, वो कैसे भरी हुई बॉडी हो सकती है कि उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल है। एक बॉडी ऐसी है जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो जो m नंबर ऑफ पार्टिकल है उसमें से एक पार्टिकल का जो मास है वो m1 है, और उसी पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 है। और उसी बॉडी में जो दूसरा वाला समझ लीजिए कि पार्टिकल होगा, उसका जो द्रव्यमान हम कह सकते हैं कि m2 है और उसका पोजीशन वेक्टर r2 है। तो अगर उस बॉडी में n नंबर ऑफ पार्टिकल है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये तो आप समझ में आए कि m1 m2 m3 यानी mn तक क्या है, एक बॉडी है, भरा हुआ एक बॉडी है, उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल है, और उस n नंबर ऑफ पार्टिकल के एक एक पार्टिकल का जो मास है वो m1 m2 m3 mn है। ये तो समझ में आपको आ गया। अब क्या है, जो ये m है, ये m क्या है? ठीक है, तो ये m क्या है? पूरे बॉडी का मास है।
पूरे जितना आपने जो बॉडी लिया हुआ है उस पूरे बॉडी का मास। जैसे इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि इसमें हम मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। तो n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो पहले पार्टिकल का मास m1 है, दूसरे पार्टिकल का मास m2 है, तीसरे पार्टिकल का मास m3 है, और वैसे करते करते क्या है, इसमें अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल है इस बॉडी में तो वो चीज ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये m क्या है, m क्या है, m जो है अब ये पूरे बॉडी का क्या है, पूरे बॉडी का मास है। तो क्या हम m की जगह एक चीज तो लिख सकते हैं कि m की जगह हम एक चीज लिख सकते हैं कि m लिख लीजिए, या फिर जो उस इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं तो उनका मास, सारे मास को जोड़ लीजिए, या फिर ये इस पूरे मास को ही लिख लीजिए, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए m को क्या कर सकते हैं, m1 प्लस m2 प्लस m3। इस बात से आप सेटिस्फाइड होने चाहिए अगर इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं इस मार्कर में, तो ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। क्योंकि ये क्या है, ये कह सकते हैं कि मार्कर का ये क्या है, मास है। और ये कह सकते हैं कि मार्कर के, ये कह सकते हैं कि मार्कर के पार्टिकल का क्या है, एक पार्टिकल का मास है, ठीक है। ये एक पार्टिकल का क्या, यहाँ पे लिखिए एक पार्टिकल, ठीक है। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो कि यहाँ पे m क्या है और यहाँ पे m और m2 क्या है। r1 और r2 क्या है, ये थोड़ा बहुत आपको समझ में नहीं आया होगा। तो r1 r2 क्या है कि उस बॉडी में n नंबर ऑफ पार्टिकल है। इस मार्कर में अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल है तो एक एक पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो है r1 r2 एंड r3। मान लीजिए कि अगर पहला पार्टिकल यहाँ अगर है तो उसका मास m1 होगा और उसका पोजीशन क्या हो जाएगा, r1 हो जाएगा। वही है, ठीक है, यही सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला थोड़ा बहुत मुझे समझा रहा था कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आप ये क्या कर लीजिए, इसको आप याद कर लीजिए। और आरसीएम क्या है, वो सेंटर ऑफ, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, यही हमने निकाला था। ये भी सेंटर ऑफ मास का ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब चलिए हम अपने लेक्चर की ओर चलते हैं, यानी कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कुछ सजेशन लेना चाहती हूँ। ये सजेशन लेना चाहती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स को पढ़ाती हूँ, तो फिजिक्स में आपको पता है कि फिजिक्स के एक पेपर में 2 पार्ट है, एक मैथमेटिकल फिजिक्स और पार्ट बी है न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो आप मुझे सजेशन करिए, मैं चाहती हूँ कि मैथमेटिकल फिजिक्स हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है और न्यूटोनियन मैकेनिक्स चल रहा है, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो जो मैथमेटिकल फिजिक्स कंप्लीट हो गया है उसमें जितने न्यूमेरिकल मतलब एग्जाम में आए हुए हैं, यानी जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि अक्सर फिजिक्स में होता है कि एक आपको थ्योरी देगा और उसमें और करके हमेशा एक न्यूमेरिकल देता है, यानी आप न्यूमेरिकल को इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे ये सजेशन लेना चाहती हूँ कि मैथमेटिकल फिजिक्स जो मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है उसका मैं एक मैराथन क्लास लेना चाहती हूँ, जिसमें मैं जो मैथमेटिकल फिजिक्स में 4 यूनिट है, उन चारों यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आप देख लेंगे तो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो अगर आपको चाहते हैं कि मैं वो चीज़ करूँ तो आप ज़रूर हमें कमेंट में सजेशन दीजिए, आपको मन है या नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब सपोर्ट लोग करेंगे तब वो चीज़ मैं करूँगी, ठीक है। यानी कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैथमेटिकल फिजिक्स मैंने पढ़ा दिया पूरा, उस मैथमेटिकल फिजिक्स में 4 यूनिट थे और चारों यूनिट के मैं न्यूमेरिकल करवा दूंगी एक मैराथन क्लास में, अगर आप सपोर्ट करेंगे, अगर आप अपने जो भी सजेशन वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या था हमारा, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और हमने आपको बता भी दिया कि कृष्णा वाली बुक लेंगे तो आपको एकदम लेक्चर वाइज जो है सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब समझते हैं कि जो वो सेंटर ऑफ मास था, सेंटर ऑफ मास क्या था, जैसे इस मार्कर को हम बनाते हैं और एक बॉडी लेते हैं, यही है मार्कर हमारा, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास क्या था, यहीं पे सेंटर ऑफ मास था। कल हमने कल नहीं कह सकते, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में डिटेल में पढ़ा कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, यही होता है जहाँ पे क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। जैसे अगर हम रखते हैं तो जहाँ बैलेंस हो जाता है, देखिए अब जैसे अगर आप देखिए, अगर इसको आप इधर रखेंगे
तो ये इधर लुढ़केगा और इधर रखेंगे तो इधर लुढ़केगा, पर एक ऐसा बीच में पॉइंट आएगा जिस समय ये कहीं पर भी नहीं लुढ़केगा, क्योंकि ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है। यहाँ पे क्या होता है, ये चीज़ नहीं लुढ़केगा और बैलेंस हो जाएगा। और देखिए हम मार्कर का यहाँ पर ये चीज़ गिर गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको नहीं छोड़ना है और आपको समझना है। तो यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है, जो सेंटर ऑफ मास हमने पढ़ा था कल, उसी का हमें मोशन निकालना है, उसी का मोशन निकालना है, यानी कि हमें उसी की वेलोसिटी निकालनी है। कोई भी चीज मोशन करता है तो क्या होता है, उसके अंदर वेलोसिटी होती है, तभी वो मोशन करता है। तो यहाँ पे अगर लिखा हुआ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास का आप क्या निकालिए, वेलोसिटी निकालिए। तो इसलिए हम क्या निकालेंगे, हम सेंटर ऑफ मास का क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। तो सेंटर ऑफ मास का जो वेक्टर पोजीशन है वो तो हमने पहले से यहाँ पे निकाल के रख दिया, यानी कि क्या है, सेंटर ऑफ मास का वेक्टर पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का ये पोजीशन वेक्टर है। तो आपको पता है कि वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, अगर कोई भी पोजीशन वेक्टर होता है उसको अगर हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देते तो वेलोसिटी हमें मिल जाती है। तो हमें सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर तो हमने डिराइव पिछले लेक्चर में कर लिया, तो इसको हम टाइम के साथ अगर डिफरेंशिएट कर देते तो हमें वेलोसिटी मिल जाती है। और वेलोसिटी ही हमें निकालनी है, क्योंकि मोशन कहाँ है, मोशन क्या होता है, किसी के अंदर वेलोसिटी होगी तभी वो मोशन करता है। यानी कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली यहाँ पे वो कह रहा है कि वेलोसिटी आप निकालो, ठीक है। तो आप ऐसे एग्जाम में अगर पूछ देता है कि ये चीज़ निकालो, तो आपसे इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि जो आपने सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर निकाला था, उस पोजीशन वेक्टर का हमें क्या निकालिए, वेलोसिटी निकालिए। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, जो पोजीशन वेक्टर दिया उसको हम क्या करेंगे, टाइम के साथ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक हेडिंग बना लेते हैं, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ से हम थोड़ा बहुत कुछ लिख भी लेते हैं और उसका लिख के और क्या करेंगे, वो करेंगे। ये फॉर्मूला ज़रूरी है इसलिए मैं इसको नहीं इरेज करूँगी। और यहाँ से मैं लिखती हूँ, suppose a system is made up of an particle, ठीक है। यहाँ पे आप ये चीज समझ जाइए कि हम जो भी हम निकाल रहे हैं अपने माइंड में रखिए कि इस मार्कर के लिए निकालना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने ये माना है कि सपोज ये सिस्टम, मैंने सिस्टम माना है, वो क्या, वो बना हुआ किससे, n नंबर ऑफ पार्टिकल से, यही बना हुआ, ये हमने क्या किया, लिख दिया। तो सपोज द सिस्टम इज मेड अप ऑफ n पार्टिकल whose इनके मास भी हम लिखा है, मास क्या हो जाएंगे। अब एक एक हम जो ने n नंबर ऑफ पार्टिकल बनाया उसका एक एक मास भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, m1 m2 m3 डॉट ml लिख देंगे और फिर लिख देंगे रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। एंड इनके हम लोग पोजीशन वेक्टर भी लिख लेते हैं, तो लिख देते हैं एंड let position vector of these particle मतलब कौन से पार्टिकल, जो हमने माना है n नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। क्या हो जाएगा r1 r2 r3 डॉट rn, ठीक है। और ठीक है, अब यहाँ से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम टाइम के साथ क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने क्या लिखे, सपोज ए सिस्टम इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी कि ये जो मार्कर है n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना है, और जो उसके मास क्या है, एक एक पार्टिकल के मास क्या है, m1 m2 और m3 है। और फिर हमने लिखा है कि लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ दीज पार्टिकल r1 r2 r3 और rn है। यहाँ पे हमें रिस्पेक्टिवली लिखने से अच्छा है कि हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब
चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन करना। तो हम क्या करेंगे, इसको टाइम के साथ डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं dr वेक्टर cm, फिर लिख सकते हैं 1/, ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे लगा कि कोई क्या हुआ, जो ये जो मार्कर है, सॉरी, जो ये माइक है मुझे लगा हिल गया, तो वो सिस्टम बिगड़ गया, पर ठीक है दिख रहा है आपको। ठीक है, मैं क्या करूँ कि देखिए इसको मैं क्या करूँ, टाइम के साथ क्या करूँ, डेरिवेशन करूँ, डिफरेंशिएशन करें, क्योंकि टाइम के साथ वेक्टर पोजीशन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिल जाती है। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे, एक बार फॉर्मूला लिख नहीं रही हूँ, बिकॉज क्या है व्हाइट बोर्ड बहुत ही छोटा है। और 1/m, m क्यों बाहर लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इस मार्कर का जो मास है वो कभी चेंज नहीं होने वाला, ये वेरिएबल नहीं, इसको इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बाहर लिख देंगे। और अब क्या करते हैं, अब हम लोग लिखते हैं d/dt लिख लेते हैं, और ब्रैकेट में लिख लेते हैं ये क्या, ये चीज लिख लेते हैं m1 r1 प्लस m2 r2, ज्यादा हम लोग नहीं लेके चलेंगे, बस 3 तक लेके चलेंगे, ठीक है, r3 और फिर डॉट 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 mn और rn, ठीक है। हमें अब क्या करना है, इसी को बस डिराइव करना, हमारा मिल जाएगा मोशन, यानी कि वेलोसिटी हमें मिल जाएगी। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं vcm लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 1/m को रहने देंगे, और एक बार क्या करते हैं कि हम सबको अंदर कर लेते हैं, ठीक है, एक एक बार dt, और लिख लेते हैं m1 और r1, ठीक है, और m1 और लिखें d/dt m2 r2, ठीक है, फिर लिख सकते हैं d/dt m3 r3 वेक्टर, फिर डॉट 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 d/dt mn और rn, ठीक है, इतना हम लिख लेंगे। अब हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं नीचे दिख रहा है कि नहीं, नीचे हम एक लाइन और लिख सकते हैं, फिर हम ऊपर क्या कर देंगे, इरेज कर लेंगे। तो vcm इसको लिख लीजिए, यही हमें निकालना था 1/, ये देखिए कैपिटल m है, ये चीज, ये कैपिटल m है, कैपिटल m क्या है, पूरे मार्कर का मास है, ठीक है, ये मास है। और अब क्या कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं कि m1 क्या है, देखिए अब इस मार्कर में जो नंबर, इसमें कितने हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो n नंबर पार्टिकल के मास m1 इंटू है, वो भी क्या है, कभी चेंज नहीं होने वाले, यानी कि वो भी कांस्टेंट है, तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको अंदर ही कर लेते हैं, और m1 को बाहर निकाल के अब इसका इसमें डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो क्या हमें मिलेगा, हमें मिलेगा r1/dt, r1 प्लस लिख देंगे m2, यहाँ पे लिखेंगे dr2/dt, प्लस लिखेंगे m3 r3 वेक्टर/dt, और अब फिर क्या लिखेंगे, डॉट डॉट mn भी निकल जाएगा, और dr वेक्टर n/dt, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर का क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, और मुझे फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, इसलिए हम ये फॉर्मूला भी ये कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या कर लेते हैं, इसको हम लिख देते हैं vcm, इसको पहले लिख लेते हैं vcm, हमने निकाल लिए, क्या निकाला, हमने निकाला 1/m जो है बाहर हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो n नंबर ऑफ इस बॉडी में, पूरे बॉडी में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो एक पार्टिकल का क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा v1, इसमें अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो इसमें जो पहला पार्टिकल है, उस पहले पार्टिकल का क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी हो जाएगा, क्योंकि उसके पोजीशन वेक्टर का हमने टाइम के साथ यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर लिया है, ठीक है। और हो जाएगा m2 और हो जाएगा v2, ठीक है। अभी दूसरे पार्टिकल का प्लस कर सकते हैं m3 और v3, और फिर डॉट 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 कर लीजिए mn and vn, ठीक है। ये आप सब यही हमें क्या करना था, निकालना था, ठीक है। अब इसको क्या कर लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं इरेज, कुछ लिख भी लेते हैं हम लोग, क्या लिख लेते हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेंटर
टॉपिक किसका हमने निकाला था, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। यानी जो हमने डाला था हेडिंग, उसका मतलब यही था, इनडायरेक्ट करने का यही मतलब था कि जो आपने सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालना है उसको क्या कीजिए, उसका वेलोसिटी निकालिए। यही इस जो टॉपिक है उसका इनडायरेक्टली कहने का मतलब था, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसको निकाल दिया और यही आपका मिला है। और एक चीज़, आप एक लाइन आप ऐसे ही बढ़ा सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में बोल दिया कि आपको निकालना है, वो आपको निकालना है क्या कहते, मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम। तो आप जानते हैं कि मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है mv। तो आप यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, P1 प्लस P2, जब ये छोटा लिखे तो छोटा इसको भी लिखते हैं P2 प्लस P3, आप ऐसे भी Pn लिख सकते हैं। अगर आपको ये प्रूफ करने के लिए एग्जाम में दे तो आप एक लाइन इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। और मैं सेंटर ऑफ मास का जो हमने पोजीशन वेक्टर वाला जो इक्वेशन निकाला है वो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और जो मैंने सजेशन आपसे मांगा है, प्लीज़ उसको आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन को ज़रूर दीजिएगा। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम ज़रूर आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे। और क्या लाएंगे, आपके लिए एक मैराथन क्लास लाएंगे न्यूमेरिकल का, जो पूरे मैथमेटिकल फिजिक्स में 4 यूनिट है वो सबका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, एग्जाम आने वाले हैं, तब तक पढ़ते रहिए और खुश रहिए, अपने मम्मी पापा को खुश रखिए। टेक केयर, बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। बाय।